आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, दिख रही हूं? एक बार थम्स अप करेंगे क्लास में आते ही, जल्दी से थम्स अप कर देंगे। और मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने आपको पढ़ाया अभी लास्ट में सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण ये मैंने आपको बता दिया है। आपको आप अगर सारी चीजें ओके हैं तो एक बार थम्स अप जरूर कर दे क्लास में एंट्री करते समय, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, सबके थम्स अप्स आ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो सामाजिक और धार्मिक कारण बेटा जी आपको मैंने लिखवा दिए हैं। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है यहां पर राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? पॉलिटिकल रीजन। तो जब आप पॉलिटिकल रीजंस देखोगे बेटा तो यहां पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि पॉलिटिकल रीजंस में सबसे पहले आप देखोगे हड़प नीति। हड़प नीति आपको मैंने बताई थी। एक आपको मैंने बताई थी सहायक संधि, ठीक है? हड़प नीति और सहायक संधि क्या थी ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और ये भी बताया था, नहीं आपका मोबाइल हैंग नहीं हुआ था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से क्लास कट हो गई थी, ठीक है? तो यहां पे आप देखोगे कि सहायक संधि यहां पे एक कारण था। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया था? सम्मानित व्यक्तियों का अपमान किया था। सम्मानित व्यक्तियों का अपमान। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया इन लोगों ने। साथ साथ मैं आपको बता दूं तो जो आपका बाजीराव सेकंड था, जो अंतिम पेशवा, उसके जो दत्तक पुत्र हैं नाना साहब, उनकी पेंशन को बंद कर दिया था। और ये किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे, तो जितने भी रिस्पेक्टेबल पर्संस थे उन सबको इन्होंने क्या किया? एक तरीके से अपमानित किया। तो ये भी एक यहां पर आपका पॉलिटिकल रीजन था, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान। आप लिख सकते हो डिसरिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है? अपमान का मतलब क्या है यहां पर? डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे और क्या किया था यहां पर इन लोगों ने? मैंने आपको अभी बताया पेंशन पर रोक लगा दी थी। नाना साहब की पेंशन पर रोक लगा दी थी। तो ये भी यहां पे आप कह सकते हो कि किसके कारण थे? ये सारे पॉलिटिकल रीजंस थे, ये सारे राजनीतिक कारण थे। और इनकी वजह से आपको पता है कि चाहे हड़प नीति हो चाहे सहायक संधि, तो ब्रिटिश का क्या था कि भाई हमें अपने जो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य है उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है? जैसे हड़प नीति के तहत मैंने आपको बताया था कि जो है बहुत सारे ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत सारे भारतीय राज्यों को मिला लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। तो आप लिखे यहां पर कि इसमें पेंशन पर रोक लगा दी गई थी, बैन ऑन पेंशन। उसके बाद में बेटा जी कुछ सैन्य कारण भी थे, कुछ मिलिट्री रीजंस भी थे। सैन्य कारण यानी कि आप कह सकते हो मिलिट्री रीजंस। तो मिलिट्री रीजंस क्या थे? सैन्य कारण क्या थे? तो देखो, एक तो सैन्य कारण यह था कि भाई पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था इन्होंने। पोस्टल सेवाओं पर टैक्स, जो अभी तक पोस्टल सर्विसेज थी, ठीक है, लिख सकते हैं इंग्लिश में टैक्स ऑन पोस्टल सर्विसेज। इसको अभी तक फ्री थे ये सैनिक, जो सैनिक थे, ठीक है, उनके लिए ये फ्री थी अभी तक सर्विसेज, लेकिन इन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया।
तो इस चीज का सैनिकों को बुरा लगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सैनिकों को यहां पे एक तरीके से कहा गया कि भाई आपको समुद्र पार जाकर सेवाएं देनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, समुद्र पार जाने की बात कर दी थी यहां पे, समुद्र पार जाकर सेवाएं देने की बात। तो सैनिकों को यह बात भी अच्छी नहीं लगी। क्यों मैम, जो समुद्र है, समुद्र पार जाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। तो हमारे भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था, क्योंकि उस समय पर समुद्र पार करके जाना मतलब दूसरे देश में जाना, और लोगों को लगता था कि हम दूसरे देश में जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि प्राचीन काल में इस तरह की बातें थी प्यारे बच्चे, कि ये एक रूढ़िवादिता थी हमारे समाज में कि सती सिस्टम सही है, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा कि यहां पर एक चीज और मानी गई कि अगर कोई आपका उच्च क्लास का मतलब जो हायर क्लासेस होती हैं, जो उच्च जाति होती हैं, उच्च जाति का व्यक्ति अगर निम्न जाति के घर के व्यक्ति का भोजन कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका धर्म खत्म हो जाता है। मतलब वो उसका जो धर्म है वो उससे छीन लिया जाता है, वो धर्म एक तरीके से उसका एक तरीके से खत्म हो गया, ये समझ लो। मतलब इस तरह की रूढ़िवादी धारणाएं हमारे समाज में थी। तो उनको ये डर था कि भाई हम समुद्र पार जाएंगे, फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो भी समुद्र पार जाएंगे, ठीक है, उनको भी भेजा जाएगा सेना में भर्ती करके, तो ये लोग तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, इन लोगों की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो आप खुद सोच के देखो कि हमारे समाज में जो रूढ़िवादिता है वो इस हद तक थी कि अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि इन लोगों के अंदर कोई यूनिटी नहीं है, इन लोगों के अंदर रूढ़िवादिताएं भरी हुई हैं, और इन लोगों की जो सोचने समझने की शक्तियां हैं वो कहां पर अटकी हुई हैं, धर्म में अटकी हुई हैं। और जो आप देखते होंगे कॉन्सेप्ट छुआछूत वाला, वो आज भी माना जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता था कि उस समय समुद्र पार करके जाना मतलब अपने धर्म को भ्रष्ट करना। तो ये यहां पर कुछ रीजंस थे, ये यहां पे सैनिक कारण आपको मैंने बताया। उसके बाद में बेटा आप ये भी चीज जान लो कि सामाजिक धार्मिक कारण हो गए, राजनीतिक कारण हो गए, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया कि यहां पर जो आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे नाना साहब, जैसे अगर आप मुझसे पूछो पेंशन पे रोक किसके लगाई गई थी, तो बेटा नाना साहब के, नाना साहब जो कि आपका कानपुर से विद्रोह में शामिल होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, बाजीराव सेकंड ही अंतिम पेशवा होगा। तो बाजीराव पेशवा जो आपका बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा था, उसी के ये एडॉप्टेड सन है, उसी के ये आप कह सकते हो कि दत्तक पुत्र है नाना साहब। तो इनकी पेंशन बंद कर दी थी, और रीजन ये दिया गया कि हमने तो पेंशन केवल बाजीराव सेकंड को देने के लिए कहा था, आपको देने के लिए तो नहीं कहा था। अब यहां पे एक रूमर भी था, एक अफवाह भी फैली हुई थी, वो भी सुन लीजिए। एक अफवाह और फैल गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने यहां पे कहा कि भाई जब आपको यहां से जाना था तो आप यहां से जा क्यों नहीं रहे हो। जैसे आप लिख सकते हो, अफवाह को क्या कहते हैं, रूमर कहते हैं, रूमर। और अफवाह क्या थी, अफवाह यह थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद, या ऐसे लिखना, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कितने समय बाद, मैम ये तो लिखा ही नहीं है आपने कि भारत छोड़कर चले जाएंगे प्लासी के युद्ध के बाद, कितने बाद, तो उन्होंने कहा 100 वर्ष बाद, 100 वर्षों के बाद चले जाएंगे। अब इसका मतलब आपसे अगर मैं पूछूं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी मुझे बोलोगे कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ है। तो 1757 के बाद फिर क्या आना चाहिए, 1857, यानी 1857 में अंग्रेजों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। तो ये केवल एक रूमर्स था, अंग्रेजों ने कभी इस तरह की कोई बात ही नहीं कही थी, कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि इन्हें जाना चाहिए, तो फिर ये जा क्यों नहीं रहे हैं। इन्होंने तो खुद बोला था कि हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो 1757 से 1857 के बीच कितना समय है, 100 वर्षों का समय है। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारा भारत 1857 में ही आजाद हो जाता अगर हमारे देश के कुछ जो गद्दार, जैसे हम सिंधिया कह सकते हैं, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक थे। कौन कौन अंग्रेजों का समर्थक था ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे यहां के लोगों ने अपने हितों के लिए, अपने हित को सही रखने के लिए सभी लोगों के साथ गलत कर दिया।
कितनी गलत बात है बताओ ये। तो आप कहोगे कि मैम इनको 100 वर्ष बाद जाना था, यानी कि 1857 में इनको भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, 100 वर्ष बाद लौट जाएंगे। तो एक रूमर ये भी इसका कारण बना। और अब हम लिखेंगे तात्कालिक कारण क्या था, मतलब इस विद्रोह का इमीडिएट कॉज क्या था। इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या था? तो आप लिखेंगे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था मैम। चर्बी वाले किस किस की चर्बी? गाय प्लस सुअर। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। और अगर मैं आपको यहां पर और अच्छे से समझाऊं तो यहां पे ध्यान से सुनना। यहां पे आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजों के द्वारा अभी भी कांग्रेस वही काम कर रही है, राज कह रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं बेटा, पॉलिटिकल मुद्दे बहुत बड़े होते हैं, उन पे डिस्कस जब शुरू करेंगे तो शायद पूरा समय निकल जाएगा। अभी आप पढ़ लो, वैसे भी आपका 15-20 मिनट का समय वो हो चुका है। हम क्लास के एंड में चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अब देखो मैं आपको बता दूं कि पहले जो अंग्रेज यूज करते थे वो ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग होता था। ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग ये आपका यूज किया जाता था। अब क्या कहा गया कि इस राइफल के प्रयोग को बंद करके एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। और इस एनफील्ड राइफल्स के अंदर क्या लगता था? सॉरी मैम, इस एनफील्ड राइफल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंदर यूज होता था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। और इस तरह ये एनफील्ड राइफल्स का जो यूज शुरू हुआ, सैनिकों ने जो इस राइफल्स के यूज के बारे में सुना और उन्होंने ये सुना कि गाय और सुअर की चर्बी इस कारतूस के अंदर है। और इसमें क्या था कि जो एनफील्ड राइफल्स है, मैंने आपको बताया कि ब्राउन बेस राइफल्स का प्रयोग, इसका प्रयोग बंद कर दिया और इसका प्रयोग शुरू कर दिया। तो इस राइफल में लगने वाला जो कारतूस होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और जब मुंह से बेटा यहां पे खोलना पड़ता था तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जब मुंह से खोलना पड़ता था तो उसमें हिंदू लोग भी हैं और उसमें मुस्लिम लोग भी हैं, सैनिक सेवाएं दे रहे हैं। भाई हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो कि अंग्रेजों के यहां पर सैनिक सेवाएं देते थे। और जब ये बात उनको पता चली तो ये एक बात यहां पे फैल गई और उन्होंने इस एनफील्ड राइफल्स के प्रयोग को बंद करने के लिए बंद करने के लिए आवाज उठाई। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले कहा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल्स में जो ये चर्बी वाला कारतूस था, इसके बारे में जो असंतोष फैला था सैनिकों में, वो दमदम में फैला था। दमदम के अंदर फैला था। दमदम के सैनिकों ने इसका प्रयोग अंग्रेजों से करने के लिए मना किया, लेकिन अंग्रेज तो मानते ही नहीं थे किसी भी बात को। उन्होंने कहा कि ये सब रूमर्स हैं, ये आपके जो चर्बी वाली बात है ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम है मंगल पांडे जी, जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हैं, वो बहुत बहुत स्ट्रांगली इस चीज का विरोध करेंगे और अंग्रेजों से पहले बोलेंगे कि आप इस डिसीजन को वापस ले लो। लेकिन अंग्रेज वापस नहीं लेंगे तो फिर वो विद्रोह करेंगे और अपने अधिकारियों पर गोली चलाएंगे, जिसमें आपका लेफ्टिनेंट बाग, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन यह खबर यहीं तक थोड़ी रुकने वाली थी। खबर धीरे धीरे मेरठ पहुंच गई। मेरठ में भी यहां पर जो है आपके सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह किया।
ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी आ रही हूं सौम्या तिवारी, पहले इतना ही बताती हूँ। मंगल पांडे तक आपके, मंगल पांडे जी तक सॉरी, आपके सारे जो आपके चीजें हैं उनका मैं यहां पर क्या करती हूं। अब यहां पे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ, दमदम में ये बात आपकी सबसे पहले पहुंची। उसके बाद में आप लिखेंगे कि एक सिपाही थे यहां पर मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे जी ने भी इस चीज का विरोध किया। और बेटा जी ये 34वीं इन्फेंट्री से थे। 34वीं इन्फेंट्री का मतलब होता है कि पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब होता है। तो ये 34वीं रेजिमेंट के आपके कौन थे, आप कहोगे कि यहां पर ये सिपाही थे। और ये 34वीं रेजिमेंट कहां पर है, मुर्शिदाबाद में है। और मुर्शिदाबाद कहां पड़ता है, ये तो बेटा आप बताओगे मुझे। ये मुर्शिदाबाद के अंदर थी। यहां पर ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे आपके मंगल पांडे जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी छावनी थी मैम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैरकपुर छावनी हम कह सकते हैं। आप इसको मुर्शिदाबाद हटा दो, एक मिनट, बैरकपुर छावनी लिखो, एक मिनट सॉरी, आप इसको हटा दो और यहां पे लिखो सिपाही थे। और कहां पर, तो आप लिखोगे बैरकपुर छावनी में। पहले ये लिखो बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में आपकी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे जिनका नाम है मंगल पांडे जी। और मंगल पांडे जी ने क्या किया कि बेटा जब उनको इसके बारे में पता चला कि अंग्रेज इस तरीके से यहां पर आपका जो है ऐसी राइफल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे इस चीज का विरोध किया और अपने अधिकारियों से इस चीज का प्रयोग करने के लिए मना किया। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि बैरकपुर छावनी कहां पर पड़ती है, तो आप कहोगे मैम कलकत्ता के पास। कलकत्ता कह लो या फिर बंगाल कह लो, यहां पर पड़ती है मैम। मंगल पांडे जी ने, और मंगल पांडे जी ने जब इसका विरोध किया तो यहां पे आपके, यहां पे बैरकपुर छावनी के अंदर 2 अधिकारी आए मंगल पांडे जी की आवाज को दबाने के लिए। यहां पर 2 अधिकारियों का नाम आपने सुना होगा। एक का नाम था, प्यारे बच्चे लिखिएगा, आपका लेफ्टिनेंट बाघ, लेफ्टिनेंट बाघ। ठीक है, और एक का नाम था, लिखिएगा, सार्जेंट मेजर ह्यूडसन, मेजर ह्यूडसन। अब इन्होंने क्या किया, इन पर गोली चलाई, गोली चलाई। मंगल पांडे जी ने गोली चलाई, और गोली चलाई तो इसमें लेफ्टिनेंट बाघ मारा गया, लेफ्टिनेंट बाघ मारा गया। और लेफ्टिनेंट बाघ जब मारा जाएगा तो लेफ्टिनेंट बाघ कौन है, तो आप कहोगे कि मैम ये तो एक अंग्रेज है। इसके बाद मंगल पांडे जी को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद मंगल पांडे जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गिरफ्तार किया गया। और बेटा जी उसके बाद इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अब मंगल पांडे जी ने मैम जो विरोध किया था, ये कब किया था, तो विरोध इन्होंने किया था 29 मार्च 1857 को। एनफील्ड राइफल्स यानी चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था। तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने आपका बैरकपुर छावनी के ये सिपाही थे, वहां पर इन्होंने किया विरोध, इनकी बात को नहीं माना गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब मंगल पांडे जी कहां से थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटा जी ये बलिया से थे। बलिया कहां पर, तो बलिया यूपी से मंगल पांडे जी का संबंध था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखवा दी पिन्नू, 29 मार्च बेटा लिखवा दी है ये रही। तो इनको फांसी क्यों दी गई थी, क्या कारण था, क्योंकि इन्होंने अपने ही अधिकारियों पर गोली चला दी थी, और जिसमें से लेफ्टिनेंट बाघ की मृत्यु हो गई थी, और जो ह्यूडसन है ये घायल हो गया था। तो मंगल पांडे जी की जय बोल दो एक बार जल्दी से। ठीक है, तो ये अब यहां पे, अब आप अंग्रेजों को लगा कि ये बात यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बात आपकी अब यहां से पहुंचती है मेरठ।
ठीक है, मेरठ में पहुंच जाती है और मेरठ में आपके लगभग 85 सैनिक 85 सैनिक विरोध करते हैं इस कारतूस का प्रयोग करने के लिए। उन 85 सैनिकों को गिरफ्तार किया जाता है, उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है, उनके कपड़े नंगा, उन्हें कपड़े उतार के नंगा कर दिया जाता है और कैद में रख लिया जाता है। लेकिन उनके साथ के जो और सिपाही थे 10 मई 1857 को वो उनको आजाद करवाते हैं और 11 मई को वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं और 12 मई को वो अपना शासक नियुक्त कर देते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इसके बाद में क्या होता है, चलो अब इसके बाद में लिखते हैं कि यहां पर मंगल पांडे जी को मैम फांसी हो गई। अब इसके बाद जब फांसी हुई तो क्या हुआ, अब बेटा जी यहां पे आप देखोगे कि अब ये बात कहां पर पहुंच गई, अगली स्लाइड पे लिखती हूं, यहां आ नहीं पाएगा। अब ये बात पहुंचती है आपकी मेरठ, मेरठ में आ गई। और जब ये मेरठ में आई बेटा जी, तो मेरठ में आपके जो 90 सैनिक थे, 90 सैनिक, इसमें से 85 सैनिकों ने क्या किया, 85 सैनिकों ने विद्रोह किया कि हम एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। 90 में से 85 सैनिकों ने क्या कर लिया मैम, यहां पर विद्रोह किया। इनको बेटा जी 10 वर्ष की सजा दी गई, ठीक है, साथ साथ इनका कोर्ट मार्शल किया गया और इन्हें बेटा नंगा करके अंग्रेजों के द्वारा इनका मजाक उड़ाया गया। यह सारा इन 85 सैनिकों के साथ में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और जब यह घटना आपकी मेरठ में घटी तो कब घटी थी, 9 मई 1857 को। अब जब यह घटना यहां पर घट गई तो आपको मैं बता दूं कि यहीं से मेरठ से क्या हुई, मेरठ से 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई, इस विद्रोह की शुरुआत। और बेटा जब ये शुरुआत हुई यहां पे मेरठ से, तो इन लोगों ने क्या किया था कि मेरठ से जो शुरुआत की गई थी, तो जो सैनिक मेरठ से आपके निकले उन्होंने इन कैदी सैनिकों को भी आजाद करवा लिया था, जिन्हें इन्होंने 10 वर्ष की सजा दी थी। तो आप कहोगे कि मैम हम ये कह सकते हैं कि मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई है, मेरठ में यहां पर सैनिकों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है और 10 मई 1857 को यह कहा जाता है कि रविवार का दिन था। कौन सा दिन था, रविवार का दिन था, संडे के दिन की बात है ये। रविवार के दिन मेरठ छावनी में आपके यहाँ पे पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। अब सैनिकों ने क्या किया कि जो उनके बंद सैनिक थे उनको भी आजाद करवाया और फिर यहाँ पे 10 मई में जब ये निकले हैं, तो एक क्वेश्चन आपको ये बता दूं कि यहां पर 2 व्यक्तियों की चर्चा पहले आप मेरे मुंह से सुनेंगे कि जब ये सैनिक आपके मेरठ से निकले हैं तो यहां पर आपका नगर कोतवाल कौन था मेरठ में। तो एक यहां पे आप लिखेंगे कि वो थे आपके यहां पर धन सिंह गुज्जर, धन सिंह गुज्जर, ये आपके मेरठ के नगर कोतवाल थे और इन्होंने ही सबको यहां पे इकट्ठा किया। लेकिन अब इन सैनिकों का कोई ना कोई नेता भी चाहिए था ताकि वो इनको एक डायरेक्शन दे सकें। तो यहां पर इनके साथ में मेरठ में ही आकर आ जाते हैं कदम सिंह गुज्जर। तो आपके नेता कौन बन गए, कदम सिंह गुज्जर। इन्होंने क्या किया था बेटा, इस आंदोलन में नेतृत्व किया था। और कहां से नेतृत्व किया था, एक क्वेश्चन बनता है, तो मेरठ से नेतृत्व किया था। यानी 2 लोग आपके धन सिंह गुज्जर और कदम सिंह गुज्जर जो हैं वो इस विद्रोह के अंदर शामिल हो गए और इन्होंने आपके सैनिकों को एक नेतृत्व यहां से प्रदान कर दिया। उसके बाद में बेटा जी हम आगे की तरफ चलते हैं तो आपको मैं बता दूं कि एक जगह पड़ती है बड़ौत, एक जगह पड़ती है बड़ौत और बड़ौत में यहां पर आपके बाबा शाहमल जाट, बाबा शाहमल जाट,
इन्होंने यहां पर नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। इन्होंने यहां पे लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद में प्यारे बच्चे बाबा शाहमल जाट जो हैं वो यहां पर इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। इन्होंने बड़ौत से नेतृत्व किया था। उसके बाद में जो सैनिक हैं, सैनिक, ठीक है, सैनिक विद्रोह है ये बात कभी मत भूलना। सैनिक 11 मई 1857 को कहां पहुंच गए? 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे, ये यहां पर आ गए। तो कब आपके मेरठ से निकले? 10 मई को। मेरठ कहां पर है? यूपी में है अल्पा मेरठ, ठीक है, यूपी में है। मैम चार्टर एक्ट 1833 में विलियम बेंटिक के समय आया था, आपने गलत लिखा दिया। कहां पे गलत लिखवा दिया प्रीतम? 1833 में विलियम बेंटिक जो है उसके द्वारा आपका गवर्नर जनरल बना था भारत का, लिखवाया वहां पे। आप कहां बात कर रहे हैं? ठीक है, तो ये आपके कैसे पहुंचे? बेटा आप पूछ रहे हो कैसे लिखें, एक एक चीज तो मैंने सीक्वेंस में लिखी हुई है, एक एक चीज सीक्वेंस में लिखी हुई है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सीक्वेंस में नहीं है। बड़ौत कहां है? मेरठ के पास ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ये सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और इन्होंने क्या सोचा कि भाई ये अंग्रेज तो बाहरी व्यक्ति हैं, तो हमारा जो इस समय पर अंतिम मुगल शासक, जिसे आप कहेंगे क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही घोषित किया जाएगा अंतिम मुगल शासक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब ये सैनिक आपके 11 मई 1857 को दिल्ली पे पहुंचे तो इन्होंने क्या किया? 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सैनिक यहां पे पहुंचे तो सैनिक पहले जाकर बहादुर शाह जफर के दरबार के सामने, अरे भैया प्रीतम बेटा वो 1813 का अधिनियम है, 1813 अलग है और 1833 अलग है। ओहो, ये देखो सारी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई। चलो वो तो मैं लगा लूंगी। कहां पर थे ये वाली स्लाइड, कहां चली गई जो हम पढ़ रहे थे? यहां पर थे, ये मैं लगा के दे दूंगी आपको, उसकी टेंशन मत लेना आप। बेटा वो 1813 का ही लिखवाया है मैंने, उसमें ये कहां लिखवाया कि विलियम बेंटिक के समय 1813 का अधिनियम आया था। मैंने तो ये लिखवाया है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। मैंने ये लिखवाया है। मैंने ये कहां लिखवाया है कि 1813 का चार्टर एक्ट आपका जो है, आप जिस हिसाब से कह रहे हो कि विलियम बेंटिक के समय आया, आपने गलत लिखवाया। मैंने तो वहां लिखवाया ही नहीं कि विलियम बेंटिक के समय आया है। बताओ बेटा क्या मैंने लिखवाया है? आपके सामने ही पूछ लेती हूं। आप बेटा ध्यान रखो कि एक 1833 का अधिनियम था और एक 1813 का अधिनियम था। आप गलत पढ़ लेते हो चीजों को और फिर कहते हो कि मैम आपने गलत लिखवा दिया। मतलब कई बार मेरे से गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है बेटा, वो मैंने 1813 लिखवाया है, 1833 नहीं लिखवाया है। 1833 का अधिनियम अलग है और 1813 का अलग है बेटा। ठीक है प्रीतम, चलो बहुत बढ़िया, आपका क्लियर हुआ डाउट। चलो, तो इन्होंने क्या किया कि मैम बहादुर शाह जफर को अपना जो है हम कह सकते हैं कि आप यहां सम्राट घोषित किया। लेकिन बहादुर शाह जफर ने कहा कि भैया तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मतलब ये बताओ, जब सैनिक यहां पे पहुंचते हैं तो इससे कहते हैं भाई हमारे राजा बन जाओ।
बहादुर शाह जफर कहता है भाई मेरे को नहीं बनना सम्राट बमराट, मैं ऐसी ठीक हूं। अब यहाँ पे सैनिक कन्विंस करते हैं, तो भैया बहादुर शाह जफर भी सोचता है चलो बहुत दिन हो गए, बूढ़ा बूढ़ा हो गया हूं, कहीं घूमा फिरा नहीं हूं, इस बहाने कहीं घूम लूंगा। ये एक मजाक की बात है। तो फाइनली बहादुर शाह जफर को ये लोग कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर तो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास में शक्तियां तो है नहीं। तो बेटा आपको मैं ये बता दूं यहां पर कि जो बहादुर शाह जफर है, ये कहां से, आपसे अगर पूछा जाएगा कि नेतृत्व कहां से कर रहा था, तो आप तुरंत बोलोगे कि मैम दिल्ली से कर रहा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये बूढ़ा है, तो यहां पे वास्तविक नेतृत्व किसके पास था, रियल लीडरशिप किसके पास थी, तो रियल लीडरशिप इसने अपने एक सैनिक को दे दी थी बहादुर शाह जफर ने, जिसका नाम है बख्त खां। तो रियल लीडरशिप इसके पास थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर एक आप कह सकते हो बूढ़ा व्यक्ति है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 12 मई 1857 को कहां पहुंच गए, आप कहोगे मैम 12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह को अपना सम्राट या कह सकते हो नेता घोषित कर दिया। यानी दिल्ली के अंदर तो नेतृत्व किसके पास है, तो बहादुर शाह, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसके पास है, तो बख्त खां। ये दोनों क्वेश्चंस बेटा जी बनते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं, आगे की तरफ हम चलते हैं, तो अब यहां पे क्या हुआ कि देखो, अब यहां पे होगा विद्रोह का दमन। दिल्ली के अंदर किया जाएगा विद्रोह का दमन। और जब बेटा दमन होगा तो दमन करने के लिए यहां पर कौन आएगा, तो आप लिखेंगे निकलसन एवं हडसन। ये अंग्रेज अधिकारी हैं, निकलसन एवं हडसन। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि कहां पर विद्रोह किस किसने दबाया था, निकलसन और हडसन। अब इसमें क्या हुआ था, जो निकलसन है ये मारा गया, इसकी डेथ हो गई। और बेटा जी अंग्रेजों ने लिखना 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। मतलब अगेन कंट्रोल किसका हो गया, आप कहोगे अंग्रेजों का। सबसे पहले दिल्ली ही इनसे छूटी थी और दिल्ली पर ही इन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया 20 सितंबर 1857 को। और इसी दिन क्या हुआ था कि आपका 20 सितंबर 1857 को जैसे ही इन्होंने कंट्रोल किया, तो इन्होंने इसी डेट को हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार मतलब अरेस्ट कर लिया, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। ठीक है, तुरंत गिरफ्तार किया इसको, बहादुर शाह जफर को, इसे अरेस्ट कर लिया हडसन ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हडसन ने इसको अरेस्ट कर लिया तो कब किया था, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद। और हुमायूं का मकबरा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ये कहां पर है भाई, हुमायूं का मकबरा कहां पर है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। तो आप कहोगे दिल्ली में है, गिरफ्तार किया मतलब अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां से बहादुर शाह जफर को यहां से ले गए, ये लोग यहां से गिरफ्तार करके ले गए। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो बहादुर शाह जफर है, इसका पता किसने दिया था, इसको किसने अंग्रेजों की मदद की थी, तो इलाही बख्श ने अंग्रेजों को सूचना दी थी। और ये इसका रिश्तेदार था बहादुर शाह जफर का। इलाही बख्श ने अंग्रेजों को सूचना दी कि भाई बहादुर शाह जफर जो है वो हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है, और अंग्रेज यहां पे पहुंच गए, यानी कि एक तरीके से ये गद्दार था। अब यहां पे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चला इस पर मुकदमा को कहते हैं बेटा जी केस। और ये केस कहां चला, लाल किले पर, लाल किले में। और लाल किला मतलब रेड फोर्ट, ये आपका दिल्ली में ही है। तो यहां पर इसके ऊपर मुकदमा चला था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस मुकदमे में जो जज वो था आपका हैरियट।
और इसको क्या सजा दी गई? तो आप कहोगे कि मैम इस पर मुकदमा चलाया गया, और इसको मैं बता दूं कि इसको कहा गया कि आप कौन हो? अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक हो, इसके बाद कोई मुगल शासक नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको रंगून भेज दिया गया। रंगून कहां पर पड़ता है? म्यांमार। रंगून भेज दिया गया, जहां इसकी मृत्यु 1862 में हो गई। 1862 में हो गई। ये रंगून चला गया और वहीं पर इसकी डेथ हो गई। ठीक है, और इसे रंगून में ही दफना दिया, ये भी लिख लो, रंगून में ही दफना दिया गया। दफना दिया गया। और कहा जाता है कि इसके 2 बेटों को इसके सामने ही अंग्रेजों ने मार दिया था। इसके 2 बेटों को, इसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने इसके सामने गोली मार दी थी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर आपका इस विद्रोह को दबा दिया गया। ये देखिए, बच्चा कह रहा आप सोकर आए हो। मयंक, मैं सोकर नहीं आई हूं, पहले सुबह उठी, उसके बाद में मैंने आपकी क्लास प्रिपेयर की, उसके बाद आपको पढ़ा रही हूं और आप कह रहे हो मैं सोकर आई हूं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा बेटा। आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट, अब ये विद्रोह कहां पहुंचा? अब ये विद्रोह आपका पहुंच गया लखनऊ में। लखनऊ, लखनऊ तो सबको पता होगा कि कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। अब लखनऊ में यहां पर नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहोगे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, अब ये जो बेगम हजरत महल है बेटा, इन्हें महक परी भी कहा जाता है। महक परी, ये इन्हीं का नाम है और इन्हीं को कहा जाता है बेगम हजरत महल को। यहां पे जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह कब हुआ था? आप कहोगे 4 जून 1857 में यहां विद्रोह शुरू हुआ था। बेगम हजरत महल की जब हम बात करते हैं तो बेगम हजरत महल जो हैं, इनके पति कौन थे? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इनकी हो चुकी थी मृत्यु। ठीक है, और बेगम हजरत महल ने यहां पर कमांड संभाली थी। और बेगम हजरत महल के ही पुत्र हैं यहां पर बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर इनके पति थे, इनकी डेथ हो चुकी थी, इनके पुत्र थे, और ये पुत्र था बेटा जी अल्पवयस्क, मतलब एडल्ट नहीं था। तो इसलिए कमांड किसने संभाली थी? आप कहोगे बेगम हजरत महल ने। मैम यहां पर क्या किया कि जो बिरजिस कादिर हैं, इनको किया नवाब घोषित। यहां नवाब घोषित कर दिया और खुद इन्होंने इस विद्रोह की कमान को संभाल लिया। यानी आप कह सकते हो कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब यहां पे आ जाते हैं कि विद्रोह का दमन किसने किया? तो सबसे पहले आप लिखोगे कि यहां पर आपका हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, ठीक है, इनके नाम लिखिएगा, और उसके बाद में जनरल नील, ये सब क्या हुए थे? यहां पर मारे गए। तो फिर मैम दमन किसने किया? कैंपवेल ने। यहां पे दमन किसने किया? आप कहोगे कैंपवेल। कैंपवेल ने दमन किया था। यह भी आपका यहां पे इन ब्रिटिश अधिकारियों ने अपना जीवन खो दिया था और कैंपवेल ने यहां पर आप कह सकते हो कि इसका दमन किया, इस विद्रोह का। और एक चीज और लिख लेना, दमन कैसे किया था? गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ में दमन कर दिया। यह भी लिख लेना, गोरखा रेजिमेंट ये कहां पर एक्टिव थे? आपके नेपाल में। तो नेपाल के साथ जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, वहां पे गोरखा इनके साथ आ गए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि उसके बाद क्या हुआ? बेगम हजरत महल नेपाल चली गई।
बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। बेटा यहां तक समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। यहां तक समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट। फिर हम बात करेंगे झांसी की। राहुल जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। खत्म की बड़ी चिंता है, पढ़ने की चिंता नहीं है आपको। इस चिंता का समझ नहीं आता इतना बड़ा कारण क्या है। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं, फिर कल पूरा कर लेंगे। अभी लिखेंगे झांसी, कल इसको कंप्लीट करके दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर झांसी। झांसी में कौन है बेटा जी? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई जी। ठीक है। और प्यारे बच्चे, इनके जो पति थे, पति का नाम था गंगाधर राव जी, और ये गंगाधर राव जी की पत्नी थी। गंगाधर राव जी की मृत्यु हो जाती है। इनके एक पुत्र भी थे, दामोदर राव। दामोदर राव। और ये कैसे पुत्र थे इनके? दत्तक पुत्र, यानी कि एडॉप्टेड सन थे। और किसने कहा था कि हम दत्तक पुत्र को, जो है गोद वाले पुत्र को, राजा नहीं मानेंगे? दत्तक पुत्र यानी कि एडॉप्टेड सन थे। और इसीलिए आपको मैंने बताया था कि क्या किया गया था, झांसी का विलय हो गया था। झांसी का विलय कब किया गया था? 1854 में। क्योंकि आपको पता है कि यहां पे एक हड़प नीति आई थी, या फिर कह सकते हैं जिसके तहत कि अगर गोद लिया हुआ कोई बच्चा है तो हम उसको क्या नहीं मानेंगे, हम उसको यहां पर उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। तो इसी वजह से झांसी का विलय कर लिया था 1854 में। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, ठीक है, ऐसे लिख देती हूं, लक्ष्मीबाई जी, इनका जन्म कहां हुआ था? तो बेटा जी इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ग्वालियर में। और इनको बेटा जी आप मनु या मनुकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। मनुकर्णिका इन्हीं को कहा जाता है। तो मृत्यु कहां हुई है? ग्वालियर में। और इनकी समाधि भी ग्वालियर में है, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगी कि जब झांसी में विद्रोह शुरू हुआ तो झांसी पर जब कंट्रोल कर लिया गया तो झांसी के बाद ये ग्वालियर पहुंच गई, और ग्वालियर में इनका साथ दिया तात्या टोपे ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो लक्ष्मीबाई जी ने कहां से नेतृत्व किया? आप कहोगे कि मैम लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से। और ये आपका जो झांसी का विलय किया गया था, ये आप अलग से लिखना। ठीक है, कि किसने किया था विलय? मैंने आपको बताया था हड़प नीति के तहत इसका विलय किया गया था, क्योंकि यहां पे इनके दत्तक पुत्र थे दामोदर राव। और उसने कहा कि भाई हड़प नीति के तहत हम ये घोषणा करते हैं कि किसी भी एडॉप्टेड सन को या किसी भी एडॉप्टेड बेटे को, दत्तक पुत्र को हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। और इस आधार पर ही झांसी का विलय 1854 में। और मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं झांसी का विलय 1853 भी लिखा हुआ है। लेकिन एसएससी जीडी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, और एसएससी जीडी ने इसका आंसर 1854 माना है। तो यह भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों 1853 और 1854 में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, और आपको यह भी बता दूं, इन्हें महल परी कहा जाता है। महल परी किसको कहते हैं, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी को ही क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि मैम यहां पर कह सकते हैं, एक मिनट, यहां मनुकर्णिका नहीं, मणिकर्णिका होगा। एक मिनट बेटा, मैंने मनु मनु लिख दिया है दोनों बार, मनु या मणिकर्णिका। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो आप यहां पे कहोगे कि यहां पे शुरुआत कब हुई थी विद्रोह की शुरुआत? तो यहां पर विद्रोह हुआ था आपका 4 जून 1857 झांसी में। लिखिए यहां तक फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, यहां पे जब शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद में बेटा अगर मैं बात करती हूं, यहां पे विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोह शुरू होने के बाद में मार्च 1858 ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया, झांसी को पूरा घेर लिया। अब यहां पे जब झांसी को घेर लिया, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली गई, ग्वालियर चली गई, जहां इनका साथ तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग ने दिया। अब यहां पे जब झगड़ा हुआ तो ह्यूरोज भी कहां पहुंच गया, ह्यूरोज भी ग्वालियर पहुंच गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को ह्यूरोज से लड़ते हुए शहीद हो गई। तो बताइए कहां पर शहीद हुई थी बेटा, ग्वालियर या झांसी, जल्दी से, यहां पर ये शहीद हो गई। ठीक है, अब यहां पे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर, यह बहुत पूछा जाता है स्टेटमेंट, ह्यूरोज ने कहा, ह्यूरोज ह्यूरोज ने कहा, बहुत शानदार स्टेटमेंट कहा ह्यूरोज ने। ठीक है, खुद अंग्रेज होकर, यानी दमन किसने किया है, ह्यूरोज ने किया है। कहा कि भैया, ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में, भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है, औरत अकेली मर्द है। ये आपका बहुत शानदार स्टेटमेंट है। यानी ये क्या दिखाता है स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया, जिन्होंने लिखा है ग्वालियर, तो आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट दिखाता है मैम, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि भाई रानी लक्ष्मीबाई जी की बहादुरी को, कि खुद जिस अंग्रेज ने यहां दमन किया वो कह रहा है कि यहां जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हैं, यहां सोई हुई औरत, मतलब जब इनकी डेथ हो गई है, वो आपकी कौन है, यहां पे अकेली मर्द है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चे, अगर मैं इनके बारे में बात करती हूं, अब यहां पे एक व्यक्ति जिनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी, जैसे तात्या टोपे जी का जिक्र आया था, तो तात्या टोपे जी के बारे में आप जानेंगे थोड़ा सा। तात्या टोपे वास्तविक नाम में आपको बता चुकी, ये कौन थे, नाना साहब के सेनापति, नाना साहब के सेनापति थे। और नाना साहब कौन है, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र हैं, इनके सेनापति थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तात्या टोपे जो थे, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, वास्तविक नाम वैसे तो मैं लिखवा चुकी हूं, लेकिन फिर लिख देती हूं, रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। और ये बेसिकली कहां के निवासी थे, तो आप लिखेंगे मूलतः महाराष्ट्र के थे, मतलब महाराष्ट्र में कौन थे, मराठा, तो वहीं से थे ये आपके तात्या टोपे। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने क्या किया था, ग्वालियर में
रानी लक्ष्मीबाई जी का साथ दिया, लक्ष्मीबाई जी का साथ दिया। और बेटा जी एक क्वेश्चन आता है कि इनको फांसी कब दी गई थी, पहले आप इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूं। जल्दी से लिख लीजिए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लीजिए, खत्म करने वाली हूं मैं क्लास को फिर। ठीक है, अब देखो यहां पर अब क्या हुआ, यहां पे तात्या टोपे अप्रैल 1859, अप्रैल 1859 में पकड़े गए। आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे ही नहीं पकड़े गए। जो तात्या टोपे हैं इनका एक मित्र था, मित्र मानसिंह। और ये कौन था? तो ये सिंधिया का सामंत था। सामंत किसको कहते हैं? मंत्री को। तो इसी ने इनकी सूचना दे दी थी अंग्रेजी सरकार को, और इस वजह से ये आपके अप्रैल 1859 में पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद में इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। पकड़े गए और फिर इनको क्या दे दिया गया? फांसी दे दी गई। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। आगे की चीजें मैं कल बताऊंगी और कहां कहां पर विद्रोह है। और ये स्लाइड आपको और जो आपका वो वाला नोट्स है सब मिल जाएगा एक साथ, और कल हम इसको खत्म करेंगे। और इसके 1857 की क्रांति के कई स्पेशल स्लोगन्स हैं, नारे जिनको हम बोलते हैं, बुक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा स्माइल करके जाना, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बताइए कोई डाउट हो तो। बेटा महल परी और महक परी, महल परी रानी लक्ष्मीबाई, महक परी बेगम हजरत महल पूजा। वो महल परी नहीं लिखा है, वहां महक परी लिखा है। देखो मैं दिखा देती हूं, यहां लिखा है महल परी। अब आ जाओ बेगम हजरत महल, यहां लिखा है महक परी। ये लीजिए बेटा, चेक करवा दिया है मैंने। और इसके आगे जितनी क्लासेस होंगी ना सारी इंटरेस्टिंग होंगी। धन्यवाद आज के लिए।